नमस्कार दोस्तों, कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने पीछे की वीडियो में 2010 का जो प्रश्न पत्र है सेकंड ग्रेड का, उसके हमने 20 प्रश्न किए थे। उसी क्रम में हम आज आगे का वीडियो बना रहे हैं 21 नंबर प्रश्न से। देखिए साथियों, सुभग शीतल केवल कोमल जगत ज्वाला हरण पंक्ति में संबोधन संबोध्य है, यानी किसको संबोधित किया गया है, किसको कहा गया है सुभग शीतल केवल कोमल जगत ज्वाला हरण। तो इसमें कृष्ण, भगवान कृष्ण के जो पाँव हैं उनको मीराबाई कृष्ण के चरणों को संबोधित करते हुए उनके चरणों में न्योछावर होना चाहती है, यानी जगत की ज्वाला हरने वाले श्री कृष्ण के पैरों को कहा है मीराबाई ने। दूसरा प्रश्न है अगला, रसविद तू गा पंक्ति में रसविद शब्द आया है तो किरीट तरु के लिए। ये जो अगे द्वारा रचित है साध्य वीणा कविता में ये पंक्ति आई है, इसमें रसविद शब्द किरीट तरु के लिए आया है क्योंकि असाध्य वीणा उस किरीट तरु से ही बनाई हुई है जिसे आज तक कोई साध नहीं पाया है। अब शायद आपके सेकंड ग्रेड में ये नहीं है और ध्यान में भी नहीं है मेरे, क्योंकि सेकंड ग्रेड का सिलेबस मेरे पास है नहीं। तो अगर है तो ठीक, आपके लिए फ़ायदेमंद है, नहीं है तो फिर ये प्रश्न आपके काम का नहीं है। अगला प्रश्न है, हर श्रृंगार का फूल बन गई मैं, फूल कौन बन गई। तो यहाँ ओस की बूंदें, ये किसी कविता की पंक्ति है, उसमें वो हर श्रृंगार का फूल किसी का है, ओस की बूंदें। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस प्रतीक हैं, तो लहरों के राजहंस को नंद के प्रतीक के रूप में बताया है। लहरों के राजहंस जो मोहन राकेश जी का नाटक 1963 में प्रकाशित हुआ था। मोहन राकेश द्वारा रचित राग विराग का द्वंद्व पर आधारित है। इस नाटक में लहरों के राजहंस के प्रतीक के रूप में नंद को दर्शाया गया है। सिर एक भिक्षु का और शेष शरीर एक आहत योद्धा का, लहरों के राजहंस में ये कथन किसका है। आपके शायद ये पहले सेकंड ग्रेड में चलता था, है या नहीं। अगर है ये रचना या फिर इसी और भी आपको कोई रचनाएं हैं तो उन रचनाओं के आपको कथन, जो प्रमुख कथन है वो विशेष तौर से इस प्रकार से याद रखने हैं कि वो कथन किसने कहा है, किसके लिए कहा है। तो इसमें ये कथन जो है वो सुंदरी का है। उक्त कथन नंद के प्रति सुंदरी का है। इस कथन में सुंदरी ने व्यंग्य किया है कि नंद ने राजसी जीवन को छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया है। वजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ, पंक्ति में वजीरा ने स्वयं को क्या समझकर हाँ कहा, तो कीरत सिंह, इसका उत्तर होगा कीरत सिंह। यहाँ वजीरा ने लैला सिंह के भाई कीरत सिंह को समझकर हाँ कहा। ये कथन चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था से लिया गया है। हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। ये कथन है डॉक्टर का। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे में ये कथन डॉक्टर मुखर्जी का है। डॉक्टर मुखर्जी ने ये कथन लतिका के प्रति कहा है। लतिका का प्रेमी एक युद्ध में मारा गया था और लतिका उसके प्रेम के सहारे ही जिंदगी गुजारने में विश्वास करती है। आओ बाबूजी बैठो जहाँ लक्ष्मी कैद है, कहानी में बाबूजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये गोविंद के लिए प्रयुक्त हुआ है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, कहानी के रचयिता राजेंद्र यादव हैं। कहानी का मुख्य पुरुष पात्र गोविंद। जब सलीम व जमादार से लक्ष्मी का किस्सा जानना चाहा तो सलीम ने गोविंद से कहा आओ बाबूजी बैठो। रास्ते की नाली पर बना लकड़ी का पुल पार करते हुए उसने घूमकर पीछे देख लिया। एक और जिंदगी में आई, इस पंक्ति में उसने शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये प्रकाश के लिए हुआ है। मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी आधुनिक दंपति के बीच आए टकराव को सुंदर रीति से प्रस्तुत किया है। अपने अहम के कारण प्रकाश और बीना दोनों अलग अलग रहते हैं और अंततः तलाक हो जाता है। जब प्रकाश कहीं का न रहा तब वो बाहर से बियर पीकर निकल रहा था। उसके पीछे कुत्ता भी चल रहा था, जबकि उस समय प्रकाश गहरे अवसाद में था। वे चलते थे मिल एविरल में, वे कौन हैं। यहाँ ईड़ा व सारस्वत प्रदेश के निवासी जब जा रहे थे हिमालय की ओर, तो उस समय का यह वर्णन है। उपयुक्त पंक्ति प्रसाद की रचना कामायनी के आनंद सर्ग से आई है। ईड़ा और सारस्वत प्रदेश के लोगों के चलने का यहाँ उल्लेख हुआ है। विरल का मतलब सारे मिलजुल कर वो चल रहे थे। चिंतामणि भाग 1 में कुल निबंध हैं, तो ये 17 कुल निबंध हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध हैं। इसका प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। इसमें से ये आपको विशेष तौर से याद रखना है, 3-4 भागों में चिंतामणि प्रकाशित हुआ है। इनका निबंध संग्रह विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव। ठाकुर की ये पंक्तियाँ शुक्ल जी ने किस निबंध से उद्धृत की हैं।
शुक्ल जी के किस निबंध से उद्धृत हैं, तो भाव या मनोविकार संबंधी जो उनका निबंध है उससे। चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध भाव या मनोविकार से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। भजन कहो ताते बजो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो सोते बजो गंवार। पंक्तियों में भाव है निर्वेद का। ये जो आपके संसारी भाव हैं, जो रस से संबंधित टॉपिक है, उसमें से लिया गया है। मेरे जाने जबते हो ज्यों के हवे, जन्मयो जग तबते बेसाहो दाम। लोह को मन तिन्ही की सेवा सो बाहु, निको वचन बनाई कहो हो गुलाम राम को। नाथून अपनायो लोग झूठी अवे परी, पे प्रभु ते प्रबल प्रतापु प्रभु राम को। अपनी भलाई भलो कीजे तो भलाई, न तो तुलसी को खलेगो खजानो खोटे दाम को। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, तो यहाँ मनहरण कवित छंद है। उपयुक्त पद मनहरण कवित का उदाहरण है। मनहरण कवित के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16 व 15 वर्णों पर यति होती है। सुनीपन सकल भूप अभिलाषे, बटमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देव न सिर नाई। चौपाई के किस चरण में मात्रा दोष है, तो यहाँ चतुर्थ जो चरण है यहाँ मात्रा दोष है। चौपाई छंद सामासिक सममात्रिक होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चतुर्थ चरण में यहाँ एक मात्रा कम है। बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाँव चाहती छाँ। पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी है, तो यहाँ अभिधा शब्द शक्ति है, यानी इसका सीधा सा ही उदाहरण सीधा सा ही जो है वो अर्थ निकल रहा है। उपयुक्त पद में अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति में वक्ता के कथन का सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो यहाँ सीधा सा अर्थ निकल रहा है, इसलिए अभिधा शब्द शक्ति है। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाइयो, आय सुहोत कहा है, तुलसी सुनी केवट केवर बैन, ऐसे प्रभु जान की ओर हा। पंक्तियों में शब्द शक्ति है, तो यहाँ शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। उपयुक्त पद में शाब्दी व्यंजना है। शाब्दी व्यंजना में किसी शब्द के द्वारा व्यंग्यार्थ उत्पन्न होता है। नई लगनी कुल की सकुच, विकल भई अकुलाई दहु, और एची फिरती फिरकी लो दिनु जाही। पंक्तियों में उपमा है। यहाँ उपमेय लुप्ता जो उपमा है। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। जिस उपमा में उसके चारों अंग विद्वान हो वहाँ पूर्ण उपमा होती है, परंतु इन अंगों के लुप्त होने पर विभिन्न प्रकार की लुप्त उपमा होती है, जैसे वाचक लुप्त उपमा, धर्म लुप्त उपमा, वाचक धर्म लुप्त उपमा आदि। तो इस पंक्ति में उपमेय जो है वो लुप्त है, तो ये उपमेय लुप्त उपमा हो गई। क्यों बसी है क्यों निभाइए, नीति नेह पुरनाही, लगी लगी लोइन करे, नाइक मनु बंधी जाई। पंक्तियों में अलंकार है, तो यहाँ असंगति अलंकार है। असंगति अलंकार में कारण कहीं होता है और कार्य कहीं और घटित होता है। उपयुक्त पद में कवि कहता है कि प्रेम में पड़े स्त्री पुरुष के हेत प्रेम की शुरुआत तो आंखों से होती है, परंतु मन नाहक ही बंध जाते हैं। दोनों प्रेमियों का मन आपस में बन जाता है, तब कारण तो आंखें हैं, पर कार्य का परिणाम मन को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए कार्य कहीं और हो रहा है, कारण कहीं और हो रहा है। छला छबीले लाल को नवल नेह लई नारी, चुमती चाहती लाई और परी पहिरती धरती। पंक्तियों में संचारी भाव है, तो चपलता। उपयुक्त पद में चपलता संचारी भाव है। किसी कारण से चित्त के स्थिर न होने से मन का चंचल हो जाना ही काव्य में चपलता है। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। ये शिक्षण विधियों ये जो पेपर है ये सेकंड ग्रेड का है, तो सेकंड ग्रेड में शिक्षण विधियाँ आती हैं, उनसे ये प्रश्न है। तो इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, यानी उदाहरण से नियम की ओर अग्रसर होता है। आगमन विधि में पहले उदाहरण देकर किसी बात को समझाया जाता है, फिर उदाहरणों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, फिर नियम बना लिए जाते हैं। इससे अगला प्रश्न है, दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है अमेरिका में। दल शिक्षण का प्रारंभ अमेरिका में हुआ। दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर छात्रों के दल को निर्देशित करते हैं। ये सहकारिता की भावना पर आधारित शिक्षण विधि है। उसके बाद व्याकरण अनुवाद विधि में द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि में 2 भाषाओं को तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें द्वितीय भाषा यानी जो हमें सीखनी है उस भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर तथा भाषा की अपेक्षा भाषा के तत्वों पर बल दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, यानी इसमें किताबों की ज़रूरत नहीं होती। किसी जो भाषा सिखाई जाती है उस भाषा के जानने वाले के पास बालक को छोड़ा जाता है और वो अनुकरण के द्वारा ही उस भाषा को सीखता है। प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। प्रत्यक्ष विधि को प्राकृतिक विधि अथवा सुगम विधि,
बदी विधीय सामग्री विधि भी कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की ये परिभाषा किसने दी है? तो एलेन ने दी है। जो सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं उन्होंने ही ये परिभाषा दी है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है, तो पाठ योजना, शिक्षक सत्र, पुनः शिक्षण सत्र, चर्चा सत्र, तो उसमें चर्चा नामक कोई सत्र नहीं होता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा हास्य अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जबकि वह अपने डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की ये परिभाषा किसने दी है? तो बाइनिंग ने ये परिभाषा दी है। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रयोग का आरंभ कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। निम्नलिखित में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। श्रवण प्रकोष्ठ, परामर्शदाता कोष्ठ, नियंत्रण कक्ष, दूरदर्शन प्रकोष्ठ, यानी भाषा प्रयोगशाला में सुनने वाले होते हैं विद्यार्थी, परामर्शदाता अध्यापक रहता है, वहाँ नियंत्रण के लिए भी कक्ष होता है, लेकिन दूरदर्शन प्रकोष्ठ नाम से वहाँ कोई अनुभाग नहीं होता उसका। फिर है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पदों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। इस विधि का प्रवर्तन 1954 में B.F. स्किनर द्वारा किया गया। इसमें पदों को प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। फिर अगले 10 प्रश्न और देख लेते हैं हम। इकाई विधि के सोपान हैं, तो इकाई विधि के 5 सोपान हैं। इकाई विधि के 7 सोपान हैं। इकाई विधि के जनक शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर S.C. मॉरिसन माने जाते हैं। यहाँ यानी 5 उत्तर तो सीधे रखा है, लेकिन सोपान 7 मान रखे हैं। ये अभी आप मेरे भी ध्यान से उतर गया क्योंकि बहुत दिन हो गए शिक्षण विधियाँ पढ़ी हुए। आप बताना इकाई विधि के कितने सोपान हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इकाई की समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता रूप प्रकट करती है। इकाई विधि की परिभाषा किसने दी है? थॉमस एम डिस्क ने। निम्नांकित में से पाठ योजना का अंग नहीं है। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, जांच कार्य। तो जांच कार्य जो होते हैं ये पाठ योजना का अंग नहीं होते हैं। उसके बाद है शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना है। पाठ योजना की परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है डेविस ने। फिर है हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य और मूल्यांकन। तो इसमें उद्देश्य नहीं है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में 5 पद हैं: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण व मूल्यांकन। उद्देश्य यानी इसका पद नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा पाठ्य योजना के नवीन उपागम प्रस्तुत किए गए थे। 1960 ईस्वी में किए गए थे। उसके बाद है पाठ्य योजना के विशिष्ट उद्देश्य में शिक्षण के पक्ष में सम्मिलित नहीं है। चित्र बनाना सम्मिलित नहीं है, ज्ञान करवाना है, अर्थ ग्रहण करना है, अभिवृत्ति के विकास में आधार बनाना है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से अध्यापन कौशल में सम्मिलित नहीं है। तो पाठ स्थापना कौशल, लेखन कौशल, प्रश्न कौशल, श्यामपट्ट कौशल। तो लेखन कौशल अध्यापन कौशल में शामिल नहीं है। इसमें कुल 7 अध्ययन कौशल अध्यापन कौशल माने जाते हैं। श्यामपट्ट कौशल, पाठ स्थापना कौशल, जिसको प्रस्तावना कौशल भी कहते हैं, या प्रस्तावना कौशल, प्रश्न सहजता कौशल, व्याख्या कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, प्रबल कौशल और प्रदर्शन कौशल। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का समय होता है। तो 5 से 10 मिनट सूक्ष्म शिक्षण का समय माना जाता है। इसमें किसी एक ही कौशल का अध्यापन करवाया जाता है, यानी 5 से 10 मिनट में किसी एक कौशल का अभ्यास किया जाता है। यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अभिक्रमित अनुदेशन की ये परिभाषा किसने दी है? सूसन मार्कल ने। तो ये हमने शिक्षण विधियों के प्रश्न कर लिए 20, और पिछले जो वीडियो था उसमें हमने 20 प्रश्न कर लिए थे। आज हमने 60 प्रश्न कर लिए, यानी इस वीडियो में हमने 40 प्रश्नों को देख लिया है। अगले वीडियो में हम आगे व्याकरण शुरू हो गया है, इस व्याकरण के प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। और ऐसे ही आप
वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको इनसे कुछ लाभ मिलता है तो साथ साथ हम इन जो हमारा आधुनिक काल है उसको भी पढ़ रहे हैं। वीडियोस को देखने के लिए, इतना प्रेम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। निरंतर अपनी मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।